हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी से, जो कि 100 मार्क्स का होता है, तो अब की बार 95 पार्ट, तो इसके लिए आपको मेहनत भी करना होगा। इंटर एग्जाम 2023 के लिए हिंदी में आने वाले 11 संभावित प्रश्न उत्तर आप हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 55 से ज़्यादा स्टूडेंट तो वहाँ जुड़ गए हैं। जैसे ही 100+ होता है, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिलियन गेस पेपर से और क्वेश्चन बैंक से वहाँ पे सेंड होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और वीडियो को भी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में 11 और दूसरे वीडियो में 22 तक कवर कर लिया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 23 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वो दोनों आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 23 है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, एक लेख और एक पत्र। शीर्षक पाठ स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह रचित है, यानी कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। सरदार भगत सिंह भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के क्रांतिकारी वीर थे। वे कहते हैं कि देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा गया है, और ये बात आपको याद रखनी है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। आगे है, भगत सिंह मानते हैं कि उनकी मृत्यु देश की स्वतंत्रता के लिए उचित है। हाँ, आत्महत्या कायरता है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आपको ध्यान से देखना है। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? उत्तर में आप लोग देखिए, भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति हैं। वे पढ़ने वाले नौजवानों विद्यार्थियों से अपेक्षा रखते हैं कि वे केवल पढ़े ही नहीं, वे समझदारी भी पैदा करें। आगे है, देश गुलाम है, इस गुलामी से उन्हें ही मुक्त कराना है। इसके लिए उन्हें राजनीति का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से देश की आज़ादी का रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। आगे है, देश का नेतृत्व भी तो नौजवानों को ही करना होगा। देखिए, इसमें कुछ कुछ बात है ना, जो थोड़ा सा किताबी टाइप में लिखा गया है। ठीक है, तो इसे हम कोशिश करेंगे, बहुत जल्द एक वीडियो आएगा, उसमें पूरा गद्य खंड का रहेगा। ठीक है, तो वह सब अपने भाषा में कन्वर्ट करके आपको बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। प्रश्न संख्या 25 है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? उत्तर में लिखेंगे, भगत सिंह कहते हैं कि क्रांति सतत कार्य करने में, प्रयत्नों से और कष्ट सहन करने और बलिदान करने से होती है। आगे है, भगत सिंह देशवासियों के हृदय में अमिट छाप छोड़ने के लिए फांसी की सजा चुनते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, रूसी साहित्य में पाई जाने वाली वास्तविकता के कारण भगत सिंह उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। भारतीय साहित्य में वह और वैसी वास्तविकता नहीं मिलती। रूसी कहानियों में विपत्तियां सहन करने का उल्लेख मिलता है। इस कारण रूसी साहित्य सहृदयतापूर्ण हो उठता है। आगे है, उसमें दर्द की हर टीस मिलती है, उनकी साहित्य ऊंचा हो उठता है। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग एग्जाम में रट के जाओगे, लिखोगे, तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 2 से 2.5 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है,
तो हम आपको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। अभी ये सही आप लोग देख लीजिए। क्रांतिकारी वह है जो संघर्ष करता है, विपत्तियों पर विजय पाता है, चिंताओं को चिंता से दूर करता है, दुखों और कष्टों को सहन करता है। क्रांतिकारी उस विस्फोट के केंद्रों में होना चाहता है जो उसे ही चिथड़े चिथड़े कर दे। ऐसा ही गुलाम भारत के युवकों को साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में अवस्थित चंपारण की भूमि पेड़ पौधों एवं जंगलों से भरी हुई थी। इन पेड़ों की कटाई कृषि एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए कर दी गई। बरसात के दिनों में यहाँ की नदियाँ बाढ़ का पानी ला देती है। मसान, सिकराना, पंडई एवं गंडक इत्यादि नदियाँ यहाँ के निवासियों को ललकारती है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, मसान, सिकराना, पंडई एवं गंडक ये सभी क्या है? तो नदियाँ हैं और यहाँ के निवासियों को ललकारती है। चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ती है। जगदीश चंद्र माथुर ने उन नदियों के बाढ़ के पानी की उच्च श्रृंखलता का बिंब उन्मत्त यौवना, वीरांगनाओं और कैकेयी के क्रोध से दिया है। पहले घना जंगल था, वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था, बाढ़ नहीं आती थी। विभिन्न जगहों के मजदूर भी आकर बसते गए और पेड़ काटते गए। आगे है, बाढ़ आना लाजमी हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं ये प्रश्न। देखिए क्या है, पुंडलिक जी कौन थे? उत्तर में लिखेंगे आप लोग, पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। सन 1917 में पुंडलिक जी को गांधी जी ने बिलगांव से बुलाया। वे भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाते थे और ग्राम वासियों के दिल से भय दूर करते थे। ठीक है, आगे की बात करें। पुंडलिक जी का व्यक्तित्व तेजस्वी, शरीर बलिष्ठ और आवाज दबंग थी। एक दिन अंग्रेज एमन साहब पुंडलिक जी के आश्रम में आया। कायदा था कि साहब जब आए तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। पुंडलिक जी ने कहा, नहीं उसने आना है। ठीक है, तो मेरी कक्षा में आए। नहीं उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। एमन ही डर गया। ठीक है, बात करें आगे की, तो पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता और वही निर्भीकता उन्होंने गांव वालों को दी। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। देखिए प्रश्न संख्या 29 आता है, अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? उत्तर में लिखेंगे आप लोग, बेतिया राज की जमींदारी में अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे। ठीक है, और इसलिए नील की पाश्चात्य देशों में बहुत मांग थी। लाखों की संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी, किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। बेतिया राज के बहुत कम अदागई पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरों ठेकेदारों ने ले ली। ठेठ देहात में उनकी भव्य कोठियां खड़ी हो गई। आगे है यहाँ पे, किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसान को रखना लाजमी था। यानी कि हर 20 कट्ठा जमीन अगर रहता था तो 3 कट्ठिया आप लोग नाम सुने होंगे, तो 3 कट्ठा जमीन रखना पड़ता था सभी को। किस लिए? तो नील की खेती के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 है, इतिहास की क्रीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? उत्तर में लिखेंगे, पारे को सोने में बदलने की प्रक्रिया क्रीमियाई प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत पारे को कुछ लेपनों विलेपनों के साथ उच्च तापक्रम पर गर्म किया जाता है। देखिए थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज बहुत यूज किया गया इसमें। ठीक है, तो एग्जाम में लिखने के लिए आपको अपना लैंग्वेज बनाना होगा और थोड़ा सा शॉर्ट भी करना होगा। आगे है, इतिहास की क्रीमियाई प्रक्रिया के तहत एक प्रदेश के लोग जब सुदूर दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं तो इसे इतिहास की क्रीमियाई प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आगे है, यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य था। ये बात आपको याद रखनी है।
आगे है प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बने। आगे है यहाँ पे चंपारण की धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण हैं। थारू और धांगर जातियां यहाँ आकर बसी। यही है इतिहास की क्रीमियाई प्रक्रिया। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 आता है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, चंपारण में नील्हे गोरे किसानों का शोषण और अन्य अत्याचार करते थे। बात करें आगे की तो दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे, इसलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और यूं बरसों तक चंपारण में गोरे नील्हों का राज ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में पनपता रहा। वहीं पे प्रश्न संख्या 32 आता है, ओ सदानीरा पाठ आपकी समझ कैसे प्रश्न खड़ा करता है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे, यह पाठ हमें वृक्षारोपण करने की शिक्षा देता है। वृक्ष के कटने का यह पाठ विरोध करता है। वृक्ष कटने से बाढ़ आ जाती है, कंक्रीट बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ कम होते जा रहे हैं, नदियां अब बिलाप करती जा नजर आती है। बिलाप कहने का मतलब रोने रोने से। ठीक है। कटाव जारी है, विनाश लीला सभी देख रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, अतः पेड़ कटाई का प्रश्न मानवता के समक्ष खड़ा है। वहीं पे प्रश्न संख्या 33 है जो कि लास्ट है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। MVVI है। ठीक है। इसे आप लोग याद कर ले समझ ले। ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 33 है, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है? ये आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न है पक्का। तो उत्तर हो जाएगा, हवाई जहाज में गंडक घाटी के दोनों ओर नाना आकृति के, यहाँ पे नाना कहने का मतलब वो नाना नानी वाला मत समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो यहाँ पे नाना कहने का मतलब अनेक प्रकार के, ठीक है, यानी कि तरह तरह के आकृति के ताल दिख पड़ते हैं, कहीं उथले तो कहीं गहरे, टेढ़े मेढ़े, परंतु शुभ्र एवं निर्मल। आगे है, इन तालों को कहते हैं चौर और मन, और उथले ताल हैं जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है और खेती भी होती है। आगे है यहाँ पे, मन विशाल और गहरे ताल हैं। गंडक में बाढ़ आई, तटों का उल्लंघन कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा, पुराने पथ पर रह गए ये चौर और मन, जिनकी गहराई तल को स्पर्श कर धरती के हृदय से स्रोत को फोड़ लाई। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। आगे की वीडियो 2 वीडियो और आने वाली है। ठीक है। तो पूरे 64 क्वेश्चन है, 64 से 65। तो आगे के 2 वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इसका प्लेलिस्ट विजिट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और भी PDF जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का क्वेश्चन आंसर आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।